बीए पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम रीति काव्य के जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, जो पहले से अपने पिछले व्याख्यान से ही चलता आ रहा है, रीति काव्य की मूल प्रवृत्तियां या विशेषताएं। इसमें हमने 6 मूल प्रवृत्तियां या विशेषताओं को पूर्व के व्याख्यान में समग्र रूप से विवेचित किया था। आज 7वीं जो इसकी प्रमुख जो प्रवृत्ति या विशेषता जिसको हम कह सकते हैं वह है प्रकृति चित्रण। रीति काव्य की मूल जो प्रवृत्तियों में जिसे हम सम्मिलित कर सकते हैं वह है प्रकृति चित्रण। रीति काल के लगभग सभी कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण किया और प्रकृति का जो चित्रण उनके द्वारा जो इस काव्य में किया गया वो प्रकृति का उद्दीपक रूप था। यानी प्रकृति का उद्दीपक चित्रण ही अधिक रीति काव्य में मिलता है, क्योंकि इसका भी एक कारण था। राज दरबारों में आश्रित कवियों को प्रकृति के उन्मुक्त सौंदर्य को ग्रहण करने और सजीव बिंबों को अपने हृदय में उतारने का अवकाश ही कहाँ था। रीति काव्य में षड ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं का संपूर्ण वर्णन भी रीतिकालीन कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा 12 मासा वर्णन आदि भी पर्याप्त मात्रा में रीतिकालीन काव्य में उपलब्ध है, किंतु उसमें स्वाभाविक सजीवता एवं ताजगी देखने को नहीं मिलती है। प्रकृति वर्णन आंतरिक भावों को चित्रित करने के लिए नहीं, अपितु नक्शिक वर्णन यानी नाखून से लेकर और सिर तक का जो संपूर्ण सौंदर्यात्मक जो वर्णन है वो इन कवियों के द्वारा किया गया। नायक नायिकाओं की मनोचेष्टाओं का, मनोभावों का, और ये इसके अंतर्गत यहाँ ज्यादातर रूप में चित्रण किया गया। उदाहरण के लिए, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यानी प्रकृति का जो चित्रण यहाँ कवि कर रहा है वो उद्दीपक रूप में है, और यहाँ नायिकाओं की मनोचेष्टाओं का नक्षिक वर्णन ये जो कवियों के द्वारा किया गया है ये वास्तव में एक अनुपम वर्णन कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति या विशेषता जो है वह है कि व्यक्तिगत अनुभूतियों तथा सहज भावों का चित्रण भी रीतिकालीन काव्य में या रीति काल में बहुतायत मात्रा में कवियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रीति काल में, क्योंकि रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी 3 काव्य धाराएं इस काल के अंतर्गत यहाँ विकसित हुई, जिनका हमने पूर्व व्याख्यान में विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर लिया है। इसकी 3 काव्य धाराएं मिलती है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 काव्य धाराएं हैं। और रीति काल में रीति मुक्त कवियों की धारणा भिन्न है। रीति मुक्त जो कवि थे उनकी जो काव्य धारणा है वो बिल्कुल ही अलग है। वो कैसे है कि इनका प्रेम व श्रृंगार वर्णन उदार तथा स्वाभाविक है, जहां इंद्रिय वासना नहीं है। आंतरिक अनुभूतियों का सहज प्रकाशन है और प्रेम की अनन्यता इनके काव्यों में व्यक्तिक भावों को प्रकट करती है। लौकिक प्रेम अलौकिक होकर परम सत्ता की ओर अभिमुख होता हुआ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ उदाहरण के लिए, जैसे रीतिकालीन जो काव्य के अंतर्गत जो कवि ने जो अपना एक दोहा रचित किया, उस दोहे के अंतर्गत हम यहाँ इसकी परछाई दे सकते हैं, और वो दोहा है, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। रूप श्रृंगार का जो वर्णन है वो भी मांचल नहीं है,
यानी रूप श्रृंगार का जो रीतिकालीन कवियों ने एक वर्णन प्रस्तुत किया है उसमें मांसलता नहीं है, और जिसे हम कहेंगे कि उसके अंतर्गत बिल्कुल एक प्रकार की एक सीमा उनके अंतर्गत यहाँ बांधी गई है, और अपितु उदात्त रूप में वो प्रकट हुआ है। रूप श्रृंगार भी यहाँ उदात्त रूप में ही उनके द्वारा वर्णित किया गया है। जैसे रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो नित निहारत, जो जो निहारियो, और क्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूं नहीं आनी तिहारी है। बोधा, आलम, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर आदि कवियों में प्रेम का यह स्वच्छंद व सहज रूप देखने को मिलता है। और नवी जो इसकी प्रवृत्ति या जो विशेषता जिसे हम रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता के रूप में मान सकते हैं, वह है जीवन दर्शन तथा बहुज्ञता। इसके अंतर्गत यहाँ रीतिकालीन जो कवि हुए, जितने भी जो रीतिकालीन कवि हुए, उनका प्रमुख ध्येय यहाँ अपने अपने आश्रित राजा की प्रशंसा करना था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ मनोरंजन और अर्थोपार्जन करना भी उनका एक मकसद था। सम्मान व यश प्राप्ति की कामना से कवि अपने व्यक्तित्व को बहुमुखी बनाने का प्रयास कर अनेक शास्त्रों के ज्ञान का प्रदर्शन और अपनी रचनाओं में यह करने का प्रयास करते थे। बिहारी इस कला में सिद्धहस्त कवि हैं और उन्हें जीवन दर्शन व बहुज्ञता का ज्ञान था। उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार, गणित, अन्योक्ति शास्त्र, ग्रहों, अंक गणित, ज्योतिष, साहित्य शास्त्र, प्रकृति चित्रण, व्याकरण, वेदक, दर्शन, राजनीति का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त था। इसलिए हम कहते हैं कि बिहारी बहुज्ञता के धनी हैं, या बिहारी की जो बहुज्ञता है वो इन सभी आधारों के ऊपर हम यहाँ विवेचित कर सकते हैं। अपने ग्रंथ बिहारी सतसई के दोहों में इन्होंने इन सभी चीजों को विस्तृत रूप से लिया है। यानी बिहारी सतसई के जो भी दोहे हैं, उन हर दोहे में उन्होंने अपनी इस बहुज्ञता का प्रदर्शन भी किया है। और ज्योतिष, वेदक यानी वेद शास्त्र का भी इनको ज्ञान था कि अपना एक दोहा उन्होंने लिखा कि विरहिणी जो है वो विरह के ज्वर में बिल्कुल तप रही है, और उसके विरहातुर उस विरहिणी नायिका की जो सखी है वह उसके इस विरह ज्वर को शांत करने के लिए दौड़ती हुई किसके पास जा रही है? वैद्य जी के पास। और कहा जाता है कि गुलाब जल जो है वो हमारे विरह से जलते हुए इस शरीर को थोड़ी सी शीतलता या ठंडकता प्रदान करता है। तो वह दौड़ती हुई वैद्य जी के पास पहुंच गई और वहां से उसने गुलाब जल से भरी हुई पूरी शीशी को ही उठा लिया और वैद्य जी को बिना कुछ कहे वापस दौड़ती हुई अपनी जो सखी नायिका है उसके पास वह चली आई, और द्वार में ही उसके पैर खिटक गए, क्योंकि कक्ष का जो तापमान है, कक्ष का जो ताप है वो इतना अधिक था कि उसे सखी के द्वारा उस कक्ष में अपना कदम भी नहीं रखा गया। उसने द्वार पर ही खड़े होकर उस शीशी का ढक्कन खोला और विरह के ताप से जलती हुई अपनी उस विरहिणी नायिका के शरीर पर उसको उड़ेल देना चाहा। तो बिहारी कवि लिखते हैं कि औंधाई शीशी गुलाब की, लेकिन छींटो छुयो न गात, लेकिन उसका एक बूंद भी उस विरहिणी नायिका के शरीर को छू नहीं पाया, और वह इस तरह से उसके शरीर को छूने से पहले ही समाप्त हो गया कि जैसे हम गर्म तवे पर यहाँ पानी की बूंद डालें और वह पानी की बूंद छन छना करके यहाँ कुछ ही समय में समाप्त हो जाए। तो विरह के ताप से जो जल रही जो विरहिणी नायिका है, इसके लिए भी उन्होंने यहाँ जो अपना बहुज्ञता या अपनी जो बहुज्ञता यहाँ प्रदर्शित की है वह वास्तव में अनुपम है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने, क्योंकि अंक शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का भी उनको ज्ञान था, कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु इक नारी लही संग रश्मय के लोचन जगत, यानी ऐसे कई दोहे उनके हैं। और कहलाने एकत वसत आई मयूर मृग बाग जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निधा। तो ये बिहारी के जो दोहे हैं वो वास्तव में एक अप्रतिम दोहे इनको हम मान सकते हैं, और इनके जैसे दोहे अन्य किसी और कवि के द्वारा लिखे नहीं जा सकते।
यहां इनके सामाजिक जीवन मूल्यों व आदर्शों से इन कवियों को कोई लेना देना या सरोकार नहीं था। केवल ये अपने राजा की प्रशंसा में ही लगे रहते थे और अपना साहित्य सृजन किया करते थे ताकि राजा प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर इनको यहाँ कुछ न कुछ इनाम दे। सामंतवाद तथा अलंकार प्रदर्शन की छाया में ढेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जान्यो है। ऐसा भी कवियों के द्वारा कहा गया कि लोगों ने यहाँ कविता को करना एक खेल समझ रखा है, अर्थात कविता करना हर किसी के बस की बात नहीं है, कविता केवल वही कर सकता है। पूर्व के व्याख्यानों में हमने इसके ऊपर बहुत विस्तार से आपको जिक्र कर दिया है कि कविता वही कर सकता है कि जिसका मन कभी आहत हुआ हो, यानी जो आहत होगा वो पहला कवि होगा। और धनानंद जो कवि हैं, जो बिहारी जो कवि हैं, यानी आहत होकर के ये अपना दोहा रचित करते हैं। बिहारी ने भी जो अपना दोहा राजा सवाई जयसिंह को लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकासी काल अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल, वह इसका जीता जागता प्रमाण है कि राजा की जो बंद आंखें हैं वो खोलने के लिए उन्होंने ये दोहा राजा को लिख करके भिजवाया। यहां हम भौतिक समृद्धि, यश व अर्थ संचय की संकुचित परिधि में ही इस काल के कवि उलझ कर रह गए। यानी साहित्य सृजन तो हुआ लेकिन एक उच्च कोटि का साहित्य सृजन वो कवि नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पीछे भौतिक समृद्धि में वे लग गए, यश प्राप्त करने में वो लग गए और अर्थ संचय करना इनका मूल ध्येय बन गया। इसलिए ये राजा की प्रशंसा करने में यहाँ ज्यादा समय इन्होंने व्यतीत किया। अब हम लेते हैं इसकी जो अन्य प्रवृत्ति है, अलंकार प्रवृत्ति। साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व है। अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ लिया जाता है, यानी जो अलंकृत करे या जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है या काव्य में शोभा बढ़ाने वाले जो कारक हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। मान लीजिए एक सामान्य सी स्त्री है, उसको अच्छी तरह से स्नान करवा दिया जाए और एक अच्छी सी वेशभूषा पहना दी जाए और उसका जो श्रृंगार है वो नहीं किया जाए तो सामान्य उसका सौंदर्य होगा। और उसे महिला को अगर हम अलंकारों से यहाँ अलंकृत करें, अर्थात उसे आभूषण पहनाए, नित नए नए वस्त्र पहनाए, तो वह अलंकृत होगी। तो उसी तरह से एक सामान्य स्त्री की अपेक्षा जो अलंकृत की हुई जो स्त्री है उसका जो सौंदर्य है वो अलंकारों के कारण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सामंती वातावरण, दरबारों की चमक दमक में ये कवि खोए हुए थे। नक्काशी की प्रतिछवि इस काल के काव्य में झलकती है और अलंकारों के प्रति दुराग्रह भी इनके द्वारा रखा गया और आचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए कविता को कहीं कहीं तो इन्होंने अलंकारों के बोझ तले दबा दिया। यानी कि स्त्री को इतने सारे गहने पहना दिए जाएं, मान लीजिए स्त्री के शरीर का कुल वजन 40 किलो है और उसे 20 किलो के आभूषण लाद दिए जाएं तो वह उन अलंकारों के बोझ तले दब जाएगी, उसका सौंदर्य दब जाएगा। अर्थात अलंकारों की काव्य में अति भी नहीं होनी चाहिए। और काव्य का जो स्वाभाविक रूप है तथा भाव यदा कदा अलंकारों की अधिकता से तिरोहित हो जाता। जैसे एक उदाहरण में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। केसरी से अंग पट, केसर के रंग जगे मोती गुहो, हो गंग है अनंग हूं की बालिका, रंभा की रमासी मेनका सी मंजू घोषा सम, सची सी उमासी सुखमासी ज्योति का सुखमासी ज्योति जाली का। अब कितना अलंकृत इन पंक्तियों में किया गया है ये आप देख सकते हैं। सांझ समय आन वृष भानु की कुमारी राधा, ठाढ़ी दरवाजे हटी प्राणन की पालिका, और भाग नैनन निहारो नंदलाल चली रैन, गुजरी सी उदरी सी दीप मालिका। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में अलंकारों का जो एक प्रकार की प्रचुरता है उसका प्रयोग यहाँ कवि के द्वारा कर दिया गया है। तो ये अलंकारों की अधिकता भी काव्य में नहीं होना चाहिए। अब है अगली जो विशेषता है कि मुक्तक शैली का प्रयोग इन कवियों के द्वारा अपने रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत किया गया है। यानी मुक्तक शैली में ही इन्होंने अपना काव्य अधिक मात्रा में सृजित किया। उसके पीछे भी एक कारण रहा होगा और वो कारण क्या था कि रीतिकाल के कवि
त्वरित गति से सौंदर्य का प्रभाव अंकित करना चाहते थे। सौंदर्य का जो प्रभाव है वो त्वरित गति से नहीं हो सकता, वो तो धीरे धीरे सौंदर्य का जो सौंदर्य है, वास्तविक जो सौंदर्य है, वो धीरे धीरे उस कवि के द्वारा अपने साहित्य के अंतर्गत यहाँ बताया जाएगा, तब जाकर के और वह वास्तविक सौंदर्य का वर्णन या अंकन कर सकता है। लेकिन बहुत ही शीघ्रता के साथ वो किसी नायिका के सौंदर्य का त्वरित रूप में अंकन कर देना चाहते थे, क्योंकि उनका जो काम है वो काम वो करके निपटाए और उसके उपरांत उन्हें राजा प्रशंसा स्वरूप यहाँ कुछ न कुछ दक्षिणा में यहाँ दे, जिससे आनंद व वाही मिल सके। ये उसका मुख्य कारण था और वो त्वरित या जल्दबाजी में ये सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कर दिया करते थे। प्रबंध काव्य से आनंद प्राप्ति हेतु चित्त में धैर्य व एकाग्रता की आवश्यकता भी होती है, जो इन कवियों में कदापि नहीं थी। मुक्तक शैली में रीति कवियों का मानस मन पर्याप्त रूप में रम गया था। दोहा, कवित्व, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों में इन कवियों ने त्वरित आनंदमयी मुक्तक काव्य बखूबी रूप में यहां रचा है। अब अंतिम जो इसकी विशेषता हम लेंगे कि इस रीति काव्य की प्रवृत्तियों में भाषा व अभिव्यंजना पद्धति किस तरीके की थी। समस्त रीतिकाल की भाषा जैसा हम जानते हैं ब्रज रही, और ब्रज भाषा का जो काव्यात्मक जो सौंदर्य है वह वास्तव में देखने लायक है। कवियों ने निरंतर इस भाषा को संवारने तथा परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। इस भाषा में लिखने वाले कवियों में ब्रजभूमि के बाहर के निवासी भी थे। भाई जरूरी नहीं है कि ब्रज भाषा में लिखने वाला जो कवि है वो ब्रज में ही रहने वाला हो, बाहर का निवासी भी हो सकता है। भाषा कोई भी जान सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसे सीख सकता है, जिससे उनकी भाषा में स्थानीय बोलियों का भी समावेश हुआ। और दास कवि ने एक जगह लिखा है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, यानी वो भी यही लिख रहे हैं कि ब्रज भाषा में लिखने के लिए ब्रज में रहने का अनुमान नहीं करना चाहिए। ऐसे सो कबीर की वाणी हूं सो जानिए, यानी कवियों की जो वाणी है उसी से ही हम उसको यहाँ जान सकते हैं। नादात्मकता यानी नाद सौंदर्य ब्रज भाषा में मिलता है। मृषणता तथा कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके घनानंद कवि, देव कवि, पद्माकर कवि आदि ने ब्रज भाषा को अधिक स्निग्ध बनाया और मुगल शैली के मिनिएचर चित्रों की भांति रीतिकाल में बिंब चेतना अनेक मुद्राओं में व्यक्त होती है। प्रस्तुत के माध्यम से बिंब प्रस्तुत करने के अलावा बिंब चित्रों, छोटे छोटे विशेषणों से भी व्यापार मूलक बिंबों का सृजन किया गया है। उदाहरणार्थ, रस भीने बड़े द्रग, टटकी लगन, चुनरी लाल खरी। इन कवियों की रचनाओं में ब्रज भाषा अपनी प्रौढ़ता व भाव सम्मानता में इठलाती हुई चलती है और वह लय, गति, संगीत, नर्तन, मधुरता तथा सरसता से रसासिक्त है। जैसे इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गात रूप लखी जात दुरी, जात रूप को रूप। तो ये वास्तव में ब्रज भाषा का जो एक नादात्मक जो सौंदर्य है उसे हम यहाँ रीति काव्य की इन प्रवृत्तियों के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं। ज्यादातर रीतिकाल के कवियों ने इनका प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत किया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ रीतिकाल की जो समस्त प्रवृत्तियाँ और जो विशेषताएं थी वो आज के इस व्याख्यान में समाप्त होती है और अगले व्याख्यान में आपको और अधिक विस्तृत रूप में रीतिकाल और रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उनके काव्य के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।